2 हफ्तों के मुलाकातों पे पाबंदी लगी इमरान खान साहब की, तो हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक अजीब सी खलबली मची है, हलचल, फॉल्ट लाइन सामने आ रही हैं और समझ नहीं आ रहा कि असल स्पोक्स पर्सन ऑफ इमरान खान है कौन। हमने कल भी यहाँ शो में बात की और आपने उस पर एनालिसिस ये दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजलिसुल वहदतुल मुस्लिमीन के साथ जाते जाते सुन्नी इत्तेहाद का टर्न क्यों लिया। शेर अफजल मरवत साहब एतराफ़ कर रहे हैं कि पार्टी ने ये 2 बड़ी गलतियाँ की, एक बल्ले वाले मामला और एक ये रिजर्व नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद से के पास जाने का मामला। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त चल क्या रहा है? लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। जब पार्टी इस किस्म के सिचुएशन में हो जहां उनका लीडर जो है वो जेल में हो और उनको सिर्फ एक किस्म के लोग मिल सकते हैं, दूसरे किस्म के नहीं मिल सकते। आजकल तो सिर्फ वकला आज़ाद मिल सकते हैं और बाकी जो सियासतदान है वो तो नहीं मिल सकते। हाँ, और ये इस पार्टी के अंदर ये भी तो इशू बन गया ना कि एक तरफ खान साहब ने जो वकीलों को, वकला आज़ाद को जो शोहरत दी है कि जी इनके साथ आपने आगे बढ़ना है, तो वो एक तरफ ये है और एक तरफ पार्टी के सियासी लोग हैं। अब वो जो वकील लोग हैं वो आके जो बात करते हैं तो क्योंकि वही है इस वक्त, वही मिल रहे हैं, वही बात करते हैं। अब तो इसमें रिजेंटमेंट हो रही है कि यार ये क्या हो रहा है। अब बात ये है कि सियासी लोगों में और वकला आज़ाद में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। जो सियासी लोग हैं उनमें 2 किस्म के लोग हैं। एक वो जो कहते हैं कि लड़ाई झगड़े इतने नहीं करने चाहिए, किसी तरीके के साथ एस्टैब्लिशमेंट के साथ रास्ते खुलने रखने चाहिए। अगर हम पहले भी तो हमने एस्टैब्लिशमेंट के ज़रिए आए थे, ये भी तो एस्टैब्लिशमेंट के ज़रिए आए हैं हमें निकाल के, तो हमें फिर से अपनी ओपनिंग्स रखनी चाहिए क्योंकि इनको किसी वक्त इनकी आपस में लड़ाई फिर हो जाएगी और फिर एस्टैब्लिशमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारी कोई एंट्री रहनी चाहिए। एक तो ये लोग हैं कि दूसरे वो लोग हैं कि नहीं अब हम तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी हो गए, हमारा नया बयानिया है, हम तो देखे भी नहीं जा सकते कि हम कोई मज़ाकरात करें या इस किस्म की बात करें। खान साहब ने क्या किया है कि जो लोग अपॉइंट कर दिए हैं वो मज़ाकरात वाली लॉबी अपॉइंट की है। अब देखिए ना, लीडर ऑफ द हाउस कौन है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन है, तो वो तो ही इज़ नॉट अ हार्ड लाइनर, ठीक है ना। गौहर साहब क्या है, ही इज़ नॉट अ हार्ड लाइनर, सॉफ्ट स्पोकन है वैसे भी। अली जफर साहब को लगाया था, ही इज़ नॉट अ हार्ड लाइनर। आप समझ रहे हैं, जो हार्ड लाइनर है वो सिर्फ गंडापुर है, उसको केपी में रखा है। फेडरल गवर्नमेंट जहाँ बातचीत होती है वहाँ हार्ड लाइनर कोई नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग है ये। खान साहब ने भी तो चुन के रखा है ना, क्योंकि जब नेगोशिएशन करनी होती है तो हार्ड लाइनर भी चाहिए आपको और सॉफ्ट लाइनर भी चाहिए। सॉफ्ट लाइनर जब नेगोशिएट करते हैं कहते हैं हम क्या करें, बड़े हार्ड लाइनर है पीछे, कुछ हमारी हेल्प करें ना, वो देखें ना, हमें चलने नहीं देंगे। हाँ, तो वो उनको भी रखना पड़ता है। तो और इधर बात करने के लिए सॉफ्ट लाइनर्स भी होते हैं। तो खान साहब दोनों गेम्स खेल रहे हैं। एक तरफ वो उन्होंने टॉक्स का रूल आउट नहीं किया और बयानबाजी भी ऐसी है कि हमने तो कभी नहीं कहा कि हम बात करने के लिए तैयार नहीं है, यू टर्न लेते रहते हैं। तो और अब आप देख रहे हैं कि ये जो इंटरनल डिविजन्स हैं वो बाहर आनी शुरू हो गई हैं। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं 2 गलतियां हुई हमसे जिसकी वजह से हमें ये नुकसान हुआ। अब उन गलतियों का जिम्मेदार कौन है, वो फैसले किसने लिए? क्योंकि कहा जाता है कि पार्टी में फैसला एक ही बंदे का चलता है। ये गलत है। मैं आपको बताऊँ, PTI का हाल ये है कि उनको ये नहीं पता कि ये खान है या ये खान है, इधर से पकड़ना है या इधर से पकड़ना है। इतनी डिवीज़न है और इतनी आप समझें कि लैक ऑफ लीडरशिप है। कोई एक दूसरे को नहीं मानता, सारे अपने अपने काम कर रहे हैं, को अपने अपने फ्यूचर बना रहे हैं, अपनी अपनी लाइनें चला रहे हैं वहाँ। ये जो है ना, ये कि जी पहले ये फैसला हुआ और फिर ये हुआ, वो खान साहब अंदर बैठे हुए हैं वहाँ, जो जाके उनको कहता है कि जी हम इसके साथ इत्तेहाद कर लें, बल्ले के साथ कर लें, कोई कहता है बैट्समैन के साथ कर लें, कोई कहता है कि नहीं उस फलानी, उनको जो आखिरी बात होती है वो कहते हैं हाँ ठीक लगता है कर लो। उनको तो ये चाहिए कि आगे बढ़ें, हम कुछ ना कुछ तो करें। और जितने लोग जाके उनको बताते हैं वो हर चीज़ पे हाँ में हाँ मिला देते हैं। ये उनकी पुरानी आदत है। उनके बारे में ये कहा जाता है कि जो आखिरी बात सुनते हैं ना उसी पे वो बैठ जाते हैं, अगर उसके बाद कोई और बात आ जाए तो फिर उस पर बैठ जाते हैं। कानों के बहुत कच्चे हैं और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है वो इतनी उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। रेजिस्टेंस वो काम आ गई है ना अब, रेजिस्टेंस, मगर पहले रेजिस्टेंस थी वो गले पड़ गई, छुट्टी हो गई ना उस वक्त, तो बैड स्ट्रेटजी। मगर इन हालात में उनकी वजह से नहीं, PDM की वजह से, इनकी गलत स्ट्रेटजी की वजह से खान साहब फिर जिंदा हो गए और PTI फिर जिंदा हो गई। नहीं तो ये गए थे अगर इलेक्शन अर्ली हो जाते तो अब बात ये है कि यहाँ कोई एक बंदा नहीं है, सब अपनी अपनी लाइन चला रहे हैं। किसी ने एस्टैब्लिशमेंट से लाइन खोली हुई है, किसी ने नहीं खोली हुई, और सब जो हैं वो कभी इधर फटकते हैं, कोई इधर फटकते हैं। आजकल सिर्फ वकला हज़रात मिल रहे हैं और वो आके वही बात करते हैं जो कि वो करके आते हैं खान साहब के साथ। ठीक है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ऐसी बात नहीं है कि कोई साजिश हुई है। ये शेयर इनकॉम्पिटेंस, शेयर स्टुपिडिटी
शेयर डिविजन्स, कोई सियासी शऊर नहीं है, कोई एक्चुअली लीडरशिप नहीं है इस वक्त। जो रोड़ा मारो तो एक लीडर निकल आता है, तो और वो आपस में जो है वो कभी बैठते नहीं है, कोई स्ट्रेटजी बनाते नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम। ये नहीं है कि जी किसी ने फैसला किया। अब ये मरवत साहब क्या कह रहे हैं, पता किया जाए किसने ये फैसले किए। वो पाजी दसो ना कितने किए थे, पता ये लगेगा कि जिसने ये फैसले किए हैं वो नॉन एंटिटी निकला है, वो गायब ही हो गया, बंदा ही कोई नहीं है, वो बंदे ही गायब हो गए हैं। उस वक्त उनकी अहमियत थी, अब नहीं है। अब देखे ना, पहले इन्होंने ये फैसला किया कि वो बैट्समैन वाली पार्टी के पास जाना है, क्या नाम था, नजरियाती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती। हाँ, वो पहले उधर जाना है। फिर खान साहब को किसी ने कहा, उन्होंने कहा कर दो। किसी ने जाएगा वो तो वन मैन पार्टी है, तो डाले हो तो कोई पता नहीं, वो तो तकड़ा आदमी नहीं है। खान साहब ने कहा हाँ उसको तो एक चपेट पड़ेगी तो फारग हो जाएगा। तो वो यही हुआ, वो उसके ऊपर उसको ले गए। एक दिन वो गायब हो गया 6 घंटे के लिए, वापस आया तो उन्होंने कहा सॉरी सॉरी सॉरी, तो मैं दौड़ गया। वो खान साहब वाज राइट। तो फिर उन्होंने कहा कि जी वो दूसरी पार्टी के पास जाते हैं, वहाँ वो शिया वाला इश्यू बन गया। ओहो नहीं 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 नहीं, अब जिन्होंने कहते ना पछता रहे नहीं। फिर उसके बाद चले गए इधर, इधर चले गए। अब वो साहब जो है अब उसमें भी पछता रहे हैं, उसमें भी पछता रहे हैं कि हम कहाँ फंस गए जाके। और वो साहब कहते हैं कि मैं अगर बात करूँ, क्या नाम है उनका, तो हामिद रजा, साहिबजादा हामिद रजा, साहिबजादा साहब कहते हैं कि अगर मैं मुंह खोलिया तो फिर दसांगा करते की पहले। तो ये पीटीआई का हाल है। इट वाज ऑलवेज ए मूवमेंट, इट वाज नेवर ए पार्टी। ये मैं कब से कह रहा हूँ कि मूवमेंट में और पार्टी में फर्क होता है। खान साहब ने पार्टी बनाई नहीं, खान साहब ने एक मूवमेंट बनाया। खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट कहती रह गई कि पार्टी बनाओ। पार्टी बनती तो इलेक्शंस भी होते, पार्टी बनती तो गलियों में, कूचों में, हर जगह पे पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस होती। राइट, ऑर्गेनाइजेशन मैटर्स बेसिकली। आपने जब अगर 30 साल से पीपल्स पार्टी 3 साल से पार्टीज बनी हुई, हर जगह पे उनके शाख हैं। यहाँ तो एक अवाम है, उनको खुद नहीं पता कि पार्टी क्या है, मैं ना पता कैसे इमरान खान के पीछे है। इसीलिए 2013 में मैं आपको आज बता रहा हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट ने खान साहब को कहा कि ठीक ठाक पार्टी बनाओ, तकड़ी करो, इलेक्शन में हिस्सा लेना है। ठीक है। खान साहब ने कोई पार्टी वार्टी कोई नहीं की। इनके जो इलेक्शन भी हुए उसमें भी लड़ाई झगड़े हो गए, आपको याद होगा। पार्टी इलेक्शन वजी उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी और जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया वो वहीं रहे, वजी साहब की छुट्टी हो गई। ठीक है। और तो मैं ये कह रहा हूँ खान साहब ने हमेशा मूवमेंट लीड की है, पार्टी नहीं लीड की। इसीलिए अगर खान साहब को खुदा ना खासा कुछ हो जाता है तो कोई इस मूवमेंट का ना सर होगा ना पैर होगा, एक जज्बा होगा, एक सोच होगी, मगर कोई लीडर नहीं होगा। और अभी भी यही प्रॉब्लम है कि देयर इज नो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। सच्ची साहब, बड़ा ही अच्छा सवाल है। अच्छा, ज़हीर अहमद साहब फैसलाबाद से जानना चाह रहे हैं, फॉर अ कॉमन मैन, फॉर अ ले मैन, क्या है वो? जी, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी जो है वो किस तरीके से बेहतर तौर पर चलाई जा सकती है? काइंडली ज़रा हमें ये आम फहम दिमाग को समझने के लिए ज़रा ये हमें बता दें कि ये जो हमारे जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो किस तरह मुमकिन है? बताएं सच साहब। तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर मुझे बनाना चाह रहे हैं आप? हो सकता है। हाँ, तो बात ये जी कि एक तरफ तो बहुत आसान काम है, दूसरी तरफ बड़ा मुश्किल काम है। क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है, दो फर्क चीज़ें। सबको पता क्या होना चाहिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके। अगर आप कहें तो मैं दोहरा दूं क्या होना चाहिए। क्विकली इस मुल्क के अंदर हुक्मरान तबका जो है उसके 6 शाखें हैं, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, ताजर, सरमायादार और ज़मींदार, बड़े बड़े ज़मींदार। ये 6 तबके हैं या ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान की इकॉनमी को कंट्रोल करते हैं। ठीक। हफीज़ पाशा साहब हमारे एक बहुत अहम इकोनॉमिस्ट हैं, मेरे साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी थे, हम इकट्ठे कॉलीग्स भी थे। वो एक दफ़ा वो फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बने थे, मगर उसके बाद उनको कभी नहीं इनवाइट किया गया। क्यों? वो रिसर्चर है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसका आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। वो कहते हैं कि 4,500 अरब रुपया, कितना? 4,500 अरब रुपया। ये सिर्फ 3, ये जो 6 तबके मैंने बताए ना, इनमें से 3 तबके ऐसे, अब छोड़ दे कौन से, कि ये सब्सिडीज़ के तौर पे और स्पेशल प्रिविलेजेस के तौर पे ये हजम कर लेते हैं आपके सारी रेवेन्यू, ये जो खा जाते हैं। तो बाकी बचता तो क्या नहीं है? तो मिलेगा क्या गवर्नमेंट को? तो 4,500 अरब रुपया अगर ये ना खाएं तो आवाम के लिए कुछ बच जाएगा ना, कुछ हो सकेगा ना। सिर्फ उन्होंने एक बात ये कही है
कि जी ये पार्लियामेंट के अंदर ज़मींदार बड़े बड़े बैठे हुए हैं ना, लैंडलॉर्ड्स 10-10 करोड़ रुपए खर्च करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। वो कह रहे हैं कि सारे पाकिस्तान के अंदर जितने भी ज़मींदार हैं उनमें से सिर्फ 1%, अगर 100 हैं तो उनमें से एक जो है वो 23 से 25% सारी ज़मीन का मालिक है। अगर ज़मीन इस तरीके से बांटी हुई है और मलकियत है तो आपका क्या ख्याल है उस ज़मीन से जो सरप्लस मिलता है, जो प्रॉफिट मिलती है, वो किसकी जेब में जाती है? आवाम की जेब में तो नहीं जाती। हाँ। तो अब बात यह है कि मैं इसके ऊपर बहुत लंबी बातें भी कर सकता हूँ मगर मोटी बात ये याद रखें कि 4,500 अरब रुपया अगर ये चोरी ना हो या ये सब्सिडीज़ ना हो या कंसेशंस ना हो या फैसिलिटीज़ ना हो या टैक्स कंसेशन, बहुत सी कंसेशन है। ताजर हजरात नहीं देते टैक्स, ठीक है। आपकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो है वो सारी लॉस में जा रही हैं क्योंकि वहाँ मुलाजमतें हैं जो कि नाजायज़ हैं, वो नहीं होनी चाहिए थी। सियासी तौर पे ये ऐसे काम हो रहा है। इसी तरीके के साथ मिलिट्री बजट है, ठीक ठाक किस्म का मिलिट्री बजट है। इसी तरीके के साथ ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी, इनके जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, जब हम कहते हैं कि इनको मोनेटाइज कर दे, वो मोनेटाइज नहीं हो पाते। और वो कहते थे हम तो 2.5 लाख रुपए लेते हैं, जब कैलकुलेट करें तो पता चलता है करोड़ों में उनको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। अब ये बताएं, ये GOR और ये MAO गार्डन्स और ये इस किस्म की जो स्कीम्स है लाहौर में और जो लाहौर का गोल्फ क्लब है, ये सारी जो है ये लीसेस के ऊपर मिली हुई हैं सस्ते भाव पे। ये आज अगर इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए और इन साहब जो वहाँ ये लोग बैठे हुए, इनको कहा जाए कि आप अपना गोल्फ कोर्स जो है 20 मील दूर ले जाएं और ये जगह जो है ये कमर्शलाइज़ की जाए, तो आप सोचिए गवर्नमेंट की, पंजाब गवर्नमेंट को कितनी रेवेन्यू मिलेगी। मगर सवाल ही पैदा नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता बिकॉज वो हुक्मरान तबके के लिए बने हुए हैं। तो वो हुक्मरान तबका अपने पाँव पे क्यों खिलाड़े? इसी तरीके के साथ ये GOR है, यहाँ अगर आप इसको कमर्शलाइज कर दें और ब्यूरोक्रेट्स को कहें जाएँ जाके रायविंड के अंदर आपके लिए हम घर बना देते हैं, वहाँ जाएँ, अब तो बस भी चल पड़ी है, तो आपका ख्याल है ये होगा ऐसे? तो जो IMF सजेस्ट करता है रिफॉर्म्स आपके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल ऑब्वियसली और मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट की बात करता है, क्या वो नहीं जानता कि ये आपके मसाइल की जड़ है और वो नहीं कहता कि आप इनको रेक्टिफाई? बिल्कुल वो कहता है, वो बिल्कुल कहता है कि ये सारी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं, ये जो फैसिलिटेशंस हैं, ये जो सब्सिडीज आप दे रहे हैं इधर से हुक्मरान तबके को, इसको ख़त्म करें आप। फिर क्या करते हैं? तो ये नहीं करते ना, तो करते क्या है ये कहते हैं अच्छा जी आप ये बताएं कितने पैसे इकट्ठे करने हैं, ठीक है, तो हम कर देते हैं आपको इधर से उधर से। पहले तो ये कर्जे लेके वो पूरे करते रहे, अब ये क्या कर रहे हैं कि वो टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। ठीक है, टैक्स बेस नहीं बढ़ा रहे। आयशा, तुम्हारे ऊपर जो इस वक्त टैक्स लग रहा है तुम्हारी तनख्वाह के ऊपर, वो बढ़ जाएगा अब, ठीक है। मेरे ऊपर नहीं बढ़ेगा बिकॉज मेरा टैक्स ब्रैकेट में भी मैक्सिमम है, तुम अभी मैक्सिमम में नहीं पहुंची हो। मगर जो 50,000 रुपए ले रहा है बेचारा, जिसके घर के बिजली के बिल 50,000 से ज्यादा आ रहे हैं, जो यहाँ 50,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है, उसके ऊपर भी टैक्स वो कहते हैं 2.5% है, वो भी बढ़ाए। जो लाख रुपए आए जिसके ऊपर, जो उसको भी टैक्स कहते हैं बढ़ाए, तो वो कहते हैं और कोई चारा नहीं है। ठीक है, यानी तो जो लोग टैक्स नहीं दे रहे, ताजर नहीं दे रहे, लैंडलॉर्ड्स नहीं दे रहे, ठीक है, और भी बड़े इदारे हैं जो खा पी रहे हैं, जी जी, तो उनके ऊपर क्यों नहीं लगाते? तो ये सारी बातें इस वक्त चल रही हैं, मगर क्या ये होगा? मुश्किल है। हमेशा बोझ जो है वो आवाम के ऊपर होगा। देखिए ना, ये जो बिजली का बोझ है ये आवाम के पड़ता है ना, बिल्कुल। अभी जो गैस का बोझ है, पेट्रोल का बोझ है, ये सबसे आसान बात है कि ये टैक्स लगा दे, बिकॉज मजबूरी है, हर एक की मजबूरी है। जिसको 50,000 भी तनख्वाह मिलती है उसकी भी मजबूरी है कि उसने पेट्रोल भी लेना है अपनी मोटरसाइकिल के लिए, रिक्शे पे भी बैठना है, बस में भी जाना है, पेट्रोल चाहिए। इसी तरीके से बिजली, अगर वो एक पंखा भी घर में चलना है तो बिजली चाहिए। तो अब ये वो है जहाँ कोई मजबूरी है, लोगों को देना पड़ता है, अगर उनकी चीखें निकलती हैं।